आज हम कवर करने वाले हैं देवनागरी लिपि का विकास का क्रम किस प्रकार रहा। तो आज आप लोग अच्छे से यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देवनागरी लिपि के विकास क्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके जड़ों यानी कि ब्राह्मी लिपि से शुरुआत करनी होगी और ब्राह्मी लिपि से शुरुआत करते करते हम अंत तक यहाँ देवनागरी लिपि तक पहुँचेंगे। तो इसके विकास के क्रम को हम अच्छे से विस्तार से उदाहरण के साथ समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि से शुरुआत होती है। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 350 ईस्वी तक आपकी ब्राह्मी लिपि रहती है। इसका क्रम यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक आपकी ब्राह्मी लिपि रहेगी। देवनागरी लिपि की जननी अगर कोई है तो वो है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि की जननी ब्राह्मी लिपि है और भारत की अधिकांश जो आधुनिक लिपियां हैं जिनमें देवनागरी भी शामिल है, ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। तो ब्राह्मी लिपि जिसका क्रम आपको याद रखना है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक है और ये देवनागरी लिपि की जननी है। यह एक अबुगेड़ा लिपि थी जिसका अर्थ है कि व्यंजन में एक अंतर्निहित स्वर आमतौर पर अ होता है और अन्य स्वरों को दर्शाने के लिए मात्राओं का उपयोग किया जाता है। ये बात हो रही है ब्राह्मी लिपि की। उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो ब्राह्मी में क के लिए एक निश्चित चिन्ह था। का बनाने के लिए क के चिन्ह में एक अतिरिक्त मात्रा जोड़ी जाती थी। अशोक के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के शिलालेख जो कालसी में भी मिले थे, ब्राह्मी लिपि के लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो अशोक का जो शिलालेख था वो कौन सी लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में था। इनमें वर्णों का जो आकार होता था सीधा और ज्यामितीय होता था। तो ब्राह्मी लिपि का अगर उदाहरण अगर आपको देखना है तो अशोक का जो शिलालेख जो कि कालसी से मिला था वो सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें वर्णों का जो आकार होता था सीधा होता था और ज्यामितीय होता था। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि के बाद आगे क्रम बढ़ता है। फिर यहाँ पर आता है गुप्त लिपि और गुप्त लिपि का जो काल रहता है यानी कि समय जो काल रहता है 350 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक गुप्त लिपि चलती है। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। वर्णों का जो आकार है अधिक अलंकृत और कलात्मक हो गया है। तो जब गुप्त काल शुरू होता है तो गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के स्थान पर अब गुप्त लिपि शुरू हो रही है। वहाँ पर क्या होता है? वर्णों का जो आकार है अलंकृत और कलात्मक हो गया है। यह लिपि उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान विकसित हुआ। जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य था तो उस वक्त गुप्त लिपि का विकास होना शुरू हो गया था और इसका जो कालक्रम रहता है, जो इसका समय रहता है 350 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक रहता है। और इसके बाद की उत्तर भारतीय लिपियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। तो किसने किया था? गुप्त लिपि ने। तो उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो गुप्त लिपि में क का आकार ब्राह्मी की तुलना में थोड़ा गोलाकार और कम सीधा हो गया था। तो जब वहाँ पर गुप्त लिपि में क लिखा जाता था तो उसका आकार ब्राह्मी की तुलना में थोड़ा गोलाकार हो गया था और वहाँ पर वो कम सीधा हो गया। यहाँ पर कुछ वर्णों में शीर्ष रेखा ये होती है ऊपर लगती जो बाद में देवनागरी की पहचान बनी का हल्का सा आभास दिखने लगा था। तो यहाँ पर शीर्ष रेखा गुप्त लिपि से शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ब्राह्मी की तुलना में थोड़ा गोलाकार और कम सीधा यहाँ पर हो गया था जब ये लिखी जा रही थी, जब क वर्ण लिखा जा रहा था। और उसके बाद गुप्त लिपि के बाद आपकी कुटिल लिपि है और कुटिल लिपि का जो यहाँ पर समय बताया जाता है तो 6ठी शताब्दी से लेके 9वीं शताब्दी यानी कि 600 ईस्वी से लेके 900 ईस्वी तक का जो यहाँ पे समय वर्ष है तो उस वक्त कुटिल लिपि थी। तो देखो ब्राह्मी लिपि, फिर आपकी गुप्त लिपि और उसके बाद हम कुटिल लिपि पर पहुँच चुके हैं। तो कुटिल लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। तो कुटिल लिपि का अगर विकास पूछा जाएगा तो वो गुप्त लिपि से होता है और इस लिपि में वर्णों के शीर्ष पर कुटिल या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएँ दिखाई देने लगी थी। तो वर्णों के शीर्ष पर कुटिल या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो दिख रही थी वो कुटिल लिपि के विकास की यहाँ पर पहचान थी, जो बाद में देवनागरी की पूर्ण शीर्ष रेखा का आधार बन चुकी थी और यह उत्तरी भारत में एक प्रमुख लिपि थी। तो कुटिल लिपि जो थी उत्तर भारत में एक प्रमुख लिपि बन चुकी थी 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी ईस्वी में। उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो क का जो शीर्ष
अब और अधिक स्पष्ट रूप से मुड़ा हुआ या फिर कुटिल दिखने लग चुका था और अक्षर अधिक चौकोर होते गए। ये सब हो रहा था कुटिल लिपि में। कुटिल लिपि के बाद प्राचीन नागरी, जिसको सिद्ध मार्तका लिपि भी कहते हैं, ये लगभग 10वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर इसका क्रम चल रहा है। तो देखो, सिद्ध मार्तका लिपि, जिसको प्राचीन नागरी भी कहते हैं, इसका क्रम था 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तो कुटिल लिपि के बाद नागरी लिपि, जिसको प्राचीन नागरी या फिर सिद्ध मार्तका लिपि कहते थे, तो उसका यहाँ पे उदय हो रहा था। इसी प्राचीन नागरी या फिर सिद्ध मार्तका लिपि भी कहते थे। किसको? नागरी लिपि को प्राचीन नागरी या फिर सिद्ध मार्तका लिपि भी कहते थे। और इस चरण में शीर्ष रेखा जो ऊपर लगती थी और अधिक विकसित और सीधी होने लग रही थी, और वह समय था जब देवनागरी का वर्तमान रूप आकार लेने लग चुका था। ये 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य की बात है। और यहाँ पर अब कौ का जो शीर्ष है अब लगभग सीधा रेखा के साथ दिखने लगा था। तो कौ का जो शीर्ष था अब वो सीधा यहाँ पर सीधे रेखा के साथ आ रहा था। देखो, जो इससे पहले थी यहाँ पे कुटिल, उसमें जो शीर्ष रेखा थी वो टेढ़ी मेढ़ी रहती थी। और अब यहाँ पे जो नागरी लिपि जो सिद्ध मार्तका है, जो सिद्ध मार्तक है, उसमें अब यहाँ पे जो शीर्ष था वो बिल्कुल अब सीधा होने लग चुका था और अक्षर अधिक संरेखित और व्यवस्थित हो चुके थे। इस काल के शिलालेखों और पांडुलिपियों में नागरी के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। और अब आती है देवनागरी लिपि का पूर्ण विकास। तो यहाँ पे लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी से और वर्तमान तक अभी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो 13वीं शताब्दी से देवनागरी लिपि ने अपना वर्तमान परिष्कृत रूप ले लिया था। इसमें स्पष्ट सीधी शीर्ष रेखा थी, गोलाकार घुमावदार अक्षर और सुव्यवस्थित मात्राएं शामिल थी। इसका नाम देव, देवताओं और नागरी यानी कि शहर और नगर से लिया गया। तो देव नागरी, देव मतलब देवताओं और नागरी मतलब शहर या फिर नगर से लिया गया, जिसका अर्थ है देवताओं के नगर की लिपि। देवनागरी का अगर मतलब पूछा जाएगा तो देवताओं के नगर की लिपि या फिर नगरों में प्रचलित लिपि से है। तो उदाहरण इसका यहाँ पे बताऊँ तो जो आज का क लिखा जाता है अपने पूर्ण विकसित रूप में आ चुका था। सभी अक्षरों के ऊपर एक सीधी और अखंडित शीर्ष रेखा रहती थी, जैसे हिंदी, भारत, इनके ऊपर जो आप लोग यहाँ पे रेखा देख रहे हो शीर्ष रेखा, तो ये बिल्कुल सीधी हो चुकी थी और मात्राओं का स्पष्ट और व्यवस्थित उपयोग हो रहा था। तो ये भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि की, कु। तो इस प्रकार यहाँ पे मात्राओं का स्पष्ट और व्यवस्थित उपयोग शुरू हो चुका था। विकास क्रम को अगर मैं यहाँ पे सारांशित उदाहरण के जरिए बताऊँ तो यहाँ पर क वर्ण के विकास को यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, ब्राह्मी में क्या हो रहा था? एक सरल और ज्यामितीय आकार था। गुप्त में थोड़ा गोलाकार होता है और कम यहाँ पर सीधा रहता है। कुटिल में क्या होता है? शीर्ष पर हल्का कुटिल मोड़ आ जाता है। प्राचीन नागरी, जिसको एक और नाम था मैंने आपको बताया था प्राचीन नागरी का, मैंने सिद्ध मार्तका लिपि, प्राचीन नागरी या फिर नागरी लिपि या फिर सिद्ध मार्तका लिपि एक ही है। और वो शीर्ष पर लगभग सीधी रेखा आ चुकी थी, अक्षरों में चौकेरपन आ चुका था और देवनागरी में स्पष्ट सीधी शीर्ष रेखा और वर्तमान मानक रूप आ चुका था। देवनागरी की जो मुख्य विशेषताएं हैं जो इस विकास से उभरी है, तो पूर्ण शीर्ष रेखा यानी कि शिरोरेखा या देवनागरी की सबसे विशिष्ट पहचान है, जो अक्षरों को एक साथ जोड़ती है। अबुगेडा प्रणाली, व्यंजन में अंतर्निहित अस्वर और अन्य स्वरों के लिए मात्राओं का उपयोग और उच्चारण आधारित में यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, यानी जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। और वैज्ञानिकता का जो इसका महत्व है, इसकी वर्णमाला का क्रम कंठ्य, तालव्य और आदि बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि से होते हुए गुप्तकाल के बाद कुटिल के बाद यहाँ पे प्राचीन नागरी, जिसको सिद्ध मार्तिका भी कहते हैं, और फिर आपका देवनागरी का क्रम आता है। तो ये देवनागरी लिपि का जो पूर्ण विकास होता है ये 13वीं शताब्दी से लेके और अभी वर्तमान तक यहाँ पर देवनागरी लिपि है। और इससे पहले प्राचीन नागरी, जिसको सिद्ध मार्तका भी कहते थे, ये 10वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य उस बीच में चला। और कुटिल आपका 306 से और 9वीं शताब्दी ईस्वी में चला। और आपका जो गुप्त था 350 से और 500 ईस्वी तक चला। बाकी आपका जो ब्राह्मी लिपि है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक चला। तो अब आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास क्रम किस प्रकार चला। तो इस प्रकार चला था।